नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। चर्चा का विषय गंभीर तो है और भारत के लिए चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि मोहम्मद यूनुस जिस सरकार के एडवाइज़र हैं, मोहम्मद यूनुस जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर थे। 26 से 28 तक वो चीन में थे और चीन में चीन के राष्ट्रपति से मिले और हम सब जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति क्या विचार रखते हैं। तो विषय यहाँ पर दो हैं ख़ास तौर से। एक तो ये है कि अब बांग्लादेश संविधान में संशोधन करने जा रहा है। संविधान में बड़े संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं और मज़े की बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, वो भी उसका विरोध कर रही है। केवल शेख हसीना की पार्टी को तो वो अब ये समझने लगेंगे कि शेख हसीना की पार्टी को तो ख़त्म कर दिया गया है और शेख हसीना को वो 100% जेल भेज कर रहेंगे। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कही जा रही है, युद्ध अपराधी की बात कही जा रही है, जेनोसाइड की बात कही जा रही है, वो तो सब चल ही रहा है। वो तो भारत है जिसकी प्रोटेक्शन की वजह से शेख हसीना बची हुई हैं। अदरवाइज मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान ने कभी बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया था, वैसा ही कुछ विचार इस समय बांग्लादेश कर रहा है शेख हसीना के लिए। लेकिन वो उनका इंटरनल मामला है, हम संरक्षण उनको दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि संविधान में संशोधन की जो विरोध है वो नेशनलिस्ट पार्टी भी कर रही है, खालिदा जिया की पार्टी भी कर रही है। दूसरी जो बड़ी बात है, और संविधान में संशोधन, पहले मैं संविधान संशोधन की बात करता हूँ, फिर चीन के राष्ट्रपति के साथ जो वार्ता हुई और जो खतरनाक प्लान बनाया है उसको अगर सुनेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। ये भी तय है कि मोहम्मद यूनुस भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और इधर से कोई अपडेट नहीं जा रही है। हालांकि बिम्स्टेक की बैठक होने वाली है। बिम्स्टेक की बैठक में मोहम्मद यूनुस और मोदी जी आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी उनको रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे पता नहीं। अभी तक तो भारत ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली, मोहम्मद यूनुस के एडवाइजरी की जो सरकार है, उस सरकार को अभी तक उन्होंने बहुत तवज्जो नहीं दिया हुआ है, बहुत उनको किसी प्रकार की रियायत देने को वो तैयार नहीं है। और लगातार भारत के विदेश मंत्री, भारत सरकार और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी इस तरह का आह्वान किया था कि माइनॉरिटीज़ की रक्षा बांग्लादेश को करनी पड़ेगी। अभी बांग्लादेश को लेकर हम सबको याद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक प्रस्ताव पास किया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटल पार्टी, पेरेंटल ग्रुप, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसको उठाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूएनओ सहित वो इंटरवीन करने चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने जो संविधान में संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं उसमें पहली बात तो ये है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का नाम है, ऑफिशियल नाम है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश यानी कि PRB। अब इसमें ये तो करने की बात है, केवल इसका नाम वो बदलकर जनगणतांत्रिक बांग्लादेश रखना चाहते हैं, जनगणतांत्रिक बांग्लादेश। खैर, वो केवल इतनी सी बात है कि वो बांग्ला में लिखना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो प्रस्तावना में वो परिवर्तन करना चाहते हैं वो खतरनाक बात है, क्योंकि प्रस्तावना में 1971 का जो मुक्ति संग्राम है उसको स्थान दिया हुआ है। अब मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि 2024 में जिस प्रकार से उनके गुर्गों ने वहां सत्ता परिवर्तन किया, शेख हसीना चुनी हुई, याद रखने की बात है कि शेख हसीना वोट डालकर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार चला रही थी और मोहम्मद यूनुस और उनके गुर्गे, जिनको लड़ाके कहा जा रहा है या लड़के कहा जा रहा है, वो लड़के इतना इंतजार नहीं कर पाए कि अगले चुनाव तक इंतजार कर लेते और कहते कि हम चुनाव में तुमको हराएंगे। हालांकि उन लड़कों ने भी अब नई पार्टी बना ली है, अब वो भी चुनाव में जाएंगे, लेकिन शेख हसीना के रहते हुए वो चुनाव की स्थिति में नहीं थे। अब सवाल ये पैदा होता है 2024 में जिस तरह से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया,
शेख हसीना भारत आ गई। 2024 का जो विद्रोह है या 2024 का जो लोकतंत्र को मिटाने का प्रयास है, या प्रयास कह लीजिए, वो हो ही तो गया, उसको वो प्रीएम्बल में जगह देना चाहते हैं। यानी कि 1971 का जो विद्रोह है, 1971 में जो मुक्ति संग्राम है, मुक्ति संग्राम को वो मुक्ति संग्राम की स्थिति में ले जाना चाहते हैं शेख हसीना को। यानी कि शेख हसीना को हटाना, कुछ लोगों के द्वारा घेर लेना, देश में बड़ा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना, वहां की चुनी हुई सरकार को गिरा देना, इसको मोहम्मद यूनुस संविधान में जगह देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है। ये वैसा ही मुक्ति है जैसा पाकिस्तान से मुक्ति मिली थी, वैसी ही मुक्ति शेख हसीना से मिली। आप सोच सकते हैं इनका कंपैरेटिव। हालांकि बीएनपी ने, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो खालिदा जिया की है, जो घोर विरोधी हैं, शेख हसीना और खालिदा जिया आमने सामने हैं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। शेख हसीना के खालिदा जिया के जो प्रमुख हैं, उनके जो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों ने इस बात को लेकर ये कहा है कि 2024 के विद्रोह को संविधान के प्रीएम्बल में तो जगह नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि प्रस्तावना में तो जगह नहीं मिलनी चाहिए। प्रस्तावना के लायक ऐसा कोई काम नहीं। हाँ, आप उसको रख सकते हैं, कहीं और रख सकते हैं, कहीं और उस पर प्रस्ताव पास कर सकते हैं, लेकिन संविधान में प्रस्तावना में चुनी हुई सरकार को हटा देने का प्रकरण लिखा जाए। अब पाकिस्तान से जब अलग हुए थे तब मामला दूसरा था। मामला यह था कि शेख मुजीबुर रहमान यहां से जीत कर गए थे, उधर उनको शपथ दिलवाने से इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि वो मेनलैंड से नहीं आते, और ये माना गया कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान मेनलैंड है और ईस्ट पाकिस्तान मुख्य भूमि ही नहीं है, इसलिए चुनाव जीतने के बावजूद वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये तो वैलिड कारण है। वैलिड कारण यह है कि इसमें तो चुना हुआ व्यक्ति है, चुने हुए व्यक्ति को सत्ता देने से मना कर दिया, लेकिन यहां पर चुनी हुई सरकार को गिराकर उस दिवस को संविधान में स्थान देना चाहते हैं। आप सोच लीजिए कि क्या इनकी मंशा है। दूसरा जो इनका बैठक हुई, जो वो चाइना में करके आए, वो बहुत खतरनाक है। हम सब जानते हैं कि तीस्ता रिवर, बंगाल में या वेस्ट बंगाल में हम बात करें, गंगा के बाद सबसे बड़ी रिवर अगर कोई आती है तो तीस्ता आती है, और तीस्ता बंगाल में और बांग्लादेश में दोनों में जाकर बहुत कहर बरपाती है। तीस्ता रिवर के मैनेजमेंट को लेकर शेख हसीना चाहती थी कि भारत को उसका मैनेजमेंट दे दिया जाए ताकि सूखे की स्थिति में वो पानी दे सके और बरसात की स्थिति में उसको रोका जा सके। इसलिए जो हमारी वार्ता चल रही थी, वो भारत को वो प्रोजेक्ट देना चाहती थी। भारत और बांग्लादेश मिलकर उसको करना चाहता था, और क्यों ना करे, भारत को क्यों ना दे। ऐसी बेवकूफ़ी मोहम्मद यूनुस ही कर सकते हैं, कोई और मुझे लगता है दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। कि नदी निकलती है सिक्किम से, सिक्किम के ग्लेशियर से, सिक्किम से निकलते हुए दार्जिलिंग और ये सब घूमते हुए वेस्ट बंगाल में घूमते हुए बांग्लादेश में घुसती है, बांग्लादेश में जाकर वहां किसी नदी में मर्ज हो जाती है। अब आप सोचिए कि वो निकलती अगर ग्लेशियर से है और वो सिक्किम से निकल कर आती है, गंगटोक होते हुए आती है, तो भारत जहां पर बैठा हुआ है, भारत उसका मैनेजमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत ज्योग्राफिकली भी भारत का ही बनता है। कहां से मैनेजमेंट करेंगे? भारत की भूमि पर मैनेजमेंट करना है, बांग्लादेश की भूमि पर मैनेजमेंट करना है। अब शेख हसीना चाहती थी कि वो भारत अपनी तरफ भी काम करे और उनकी तरफ भी काम करे, इसलिए इस प्रोजेक्ट को भारत को देना चाहती थी। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मोहम्मद यूनुस जब चाइना गए तो चाइना जाने के बाद उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, या वो इस समय चाइना के पक्ष में, कि तीस्ता रिवर का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट चाइना के हाथ में देना। अब देखिए चाइना क्यों इंटरेस्टेड है भाई? चाइना भाई बिना भारत के मैनेजमेंट के वहां बांग्लादेश में उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, जैसा शेख हसीना कह रही थी। चाइना उसमें इंटरेस्टेड है, वो प्रोजेक्ट चाइना लेना चाहता है, और मोहम्मद यूनुस उस बात को लेकर चाइना के पक्ष में बात भी कराए हैं। चाइना का उद्देश्य उस रिवर को मैनेज करना नहीं है। चाइना का उद्देश्य यह है कि सिक्किम को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता,
सिक्किम ग्लेशियर को चाइना अपना ग्लेशियर मानता है, सिक्किम को रिकॉग्नाइज नहीं करता, भूटान को रिकॉग्नाइज नहीं करता और वो अरुणाचल को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। चूंकि वो इन राज्यों को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता और वो अपने नक्शे में दिखाता है, इसलिए मोहम्मद यूनुस को लगा होगा अगर भारत और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट खड़ा करना है तो तीस्ता रिवर एक बड़ा विषय है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसे ही मंसूबे लगातार बनाता रहता है और वो कहता है कि भारत को चाइना से लड़ना चाहिए, चाइना के सामने ये वो, और भारत में भी उनके कुछ लोग, राहुल गांधी जैसे लोग भारत में भी यही बातें करा करते हैं कि वो चाइना के आगे, चाइना ने जमीन घेर ली और पता नहीं क्या क्या ऐसे उकसाते हैं सरकारों को। पाकिस्तान भी उकसाता है, अब बांग्लादेश भी वही काम करेगा। मतलब हमारे घर के अंदर भी दुश्मन बैठा हुआ है, पॉलिटिकल दुश्मन बैठा हुआ है, पॉलिटिकल डिस्करेज करने वाला दुश्मन बैठा हुआ है। पाकिस्तान तो वो करता ही करता है, चीन लगातार ही विस्तारवादी नीति अपनाता है। अब मोहम्मद यूनुस इस तरफ बढ़ गए हैं कि बांग्लादेश भी चाइना को वही सपोर्ट दे रहा है, यानी कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है कि नहीं है। ये जो उनके मन में विचार आया, वो विचार निश्चित रूप से इसलिए आया क्योंकि वो वहां डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अब भारत अगर उसको मैनेज नहीं करेगा और उधर चीन उसको मैनेज करेगा बांग्लादेश में जाकर, जब नदी एंटर कर रही है, तो आप सोचिए कि चीन और भारत के कोऑर्डिनेशन के बगैर वो कैसे मैनेज होगी। अब भारत अगर उसको खुला छोड़ दे, भारत मैनेज नहीं करता, तो क्या चीन बांग्लादेश के अंदर से मैनेज कर सकता है? मैनेज करेगा तो भारत के साथ रोज कन्फ्लिक्ट खड़े करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे केजरीवाल बैठ गया दिल्ली में, और दिल्ली में केजरीवाल बैठने के बाद हरियाणा ने जमुना का पानी छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा, कि कम छोड़ा कि ज्यादा छोड़ा, कि भला न किया कि धमाका किया, टॉक्सिक वहां से आ रहे हैं कि जहर वहां से आ रहा है। ये रोज का सियापा छेड़ने के उद्देश्य से मोहम्मद यूनुस ने ये चाल चली है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी के साथ मोहम्मद यूनुस बैठना चाहते हैं। पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस को किसी तरह का भाव नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो हिंदू विरोधी और भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, और भारत सरकार ये खूब जानती है कि बिना भारत के बांग्लादेश का काम चल ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट भी लगातार आते हैं, ये लोग बोलते भी हैं कि भारत के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि भारत तीन तरफ से उनको घेरे हुए, वो कोई रास्ता ही नहीं है बंगाल की खाड़ी के अलावा, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है जहां से वो किसी दूसरे कंट्री के साथ संपर्क कर सके। लेकिन चाइना का बांग्लादेश के इस हिस्से में बैठना, जहां पर ये तीस्ता रिवर एंटर कर रही है, वो भारत के लिए भी बहुत बड़ा समस्या बनेगी। बिल्कुल वैसी समस्या जैसे सीपीईसी को समस्या थी, जैसे वन रोड इनिशिएटिव। अब मोहम्मद यूनुस वन नेशन वन चाइना और वन रोड इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करके आए, यानी कि ताइवान को वो कहीं ना कहीं धोकर आए, जबकि इंटरनेशनल पॉलिसी बांग्लादेश की तो ये नहीं थी। लेकिन बांग्लादेश इस समय वन चाइना की वकालत करने लगा, अभी जो यूनुस गए हैं तब वो होकर आए हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो भारत के उन हिस्सों को जो कि चाइना क्लेम करता है कि ये हमारे हैं, जबरदस्ती क्लेम करता है कि हमारे हैं। और मेरा मानना है कि वो क्लेम इसलिए करता है क्योंकि तिब्बत पर कहीं भारत की नजर ना पड़ जाए। वो शुरू से ये करता इसलिए आया क्योंकि तिब्बत, और नेहरू जी उस समय डिफेंडिव भी हो गए थे, नेहरू जी तिब्बत उनको रिकॉग्नाइज भी कर दिए थे, और वो इधर अरुणाचल और इस हिस्से, उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसको कहा जाता था, तो नेफा और उधर इस क्षेत्र को लेकर या कुछ हिस्सा ऊपर का जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, उसको लेकर चाइना ने स्टेटमेंट दिए, नेहरू जी बैकफुट पर आ गए, डिफेंसिव हो गए, ये हिस्सा मेरा ये तुम्हारा है। जबकि तिब्बत भी हमारे प्रोटेक्टरेशन में होता था। तिब्बत के सर्वोच्च नेता और उस समय के लीडरशिप वो इस समय भारत में शरण लिए हुए है। 100% बता रही है कि तिब्बत को ऑक्युपाई कर रखा है चाइना ने। नेहरू जी उसमें पीछे थे, तो वो लगातार चाइना की पॉलिसी ये है कि कहीं तिब्बत हम क्लेम ना करें, और तिब्बत के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, चुशुल की ट्रीटी के डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का राजा भी अधिपति कहा गया है तिब्बत का, वो न क्लेम करे। इसलिए वो हमारे हिस्से में इस तरह के वार्ता करता रहता है। और इधर मजे की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस भी उसी मेल में मिलने गए वहां पर। तो मुझे लगता है कि वन रोड इनिशिएटिव
या फिर वन चाइना की पॉलिसी को इन छोटे से बिच्ची पिच्ची सा देश है, इससे क्या ये बना बिगाड़ लेंगे ताइवान का। लेकिन मोहम्मद यूनुस को लगता है कि चूंकि चाइना के साथ जाने से उनको लाभ मिलेगा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की तरह, तो सेम पाकिस्तान की पॉलिसी पर इस समय उतर आए हैं मोहम्मद यूनुस, और वो पॉलिसी के तहत ही ये सारा जो प्रकरण चल रहा है वो मोहम्मद यूनुस खेल रहे हैं। आगे मैंने कहा बहुत खतरनाक खेल रहे हैं। भारत का रुख क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। बिम्स्टेक की बैठक होने दीजिए। अभी तक भारत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, वो लगातार पलके बिठाए बैठे हैं कि भारत का सर्वोच्च नेता जो इंटरनेशनल नेता है वो मोहम्मद यूनुस को बिठाकर चाय पिलाएगा। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।